प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। कल का लेक्चर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कल जो है वो मैक्सिमम लोग ज्वाइन नहीं हुए थे, तो मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया था यूनिट सेल के बारे में, है ना, कि यूनिट सेल क्या होता है। ओके, यूनिट सेल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यूनिट सेल क्या होता है, जैसे मेरे पास ये लैटिस पॉइंट्स हैं, है ना। ये लैटिस पॉइंट्स में किसको बोलता हूँ? ये लैटिस पॉइंट्स में एटम्स को बोलता हूँ। ठीक है जी। जब मैं इन एटम्स को मिलाता हूं तो मेरे पास एक यूनिट सेल जनरेट होता है। तो यूनिट सेल क्या हो गया? जब मैं लैटिस पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो लैटिस पॉइंट से एक यूनिट सेल जनरेट हो गया, और यूनिट सेल को जब मैं बहुत सारे यूनिट सेल को मिला दूंगा तो मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा इस तरीके से। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, मान लिया कि ये आपके घर की बिल्डिंग है। ठीक है जी, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, मान लिया कि ये 4 कमरों की बिल्डिंग बना दी मैंने इस तरीके से। तो इसमें जो आपका कमरा दिख रहा है वो क्या है? कि यूनिट सेल है। और जो आपका पूरा घर दिख रहा है वो क्या है? वो क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है जी। अब आपका रूम किन चीजों से मिलकर बना होगा? वो ब्रिक्स से मिलकर बना होगा, तो वो ब्रिक्स क्या है? वो लैटिस पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने आपको यूनिट सेल के बारे में कल बताया था। अब जो यूनिट सेल होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है मेरे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें एटम्स कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होगा जिसमें एटम्स कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जैसे मेरे पास ये एक क्रिस्टल लैटिस है। अब अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूं, देखो मैंने कल आपको क्यूब के बारे में भी कुछ बातें बताई थी, आज भी वो रिपीट कर देता हूं कि जो क्यूब होता है, क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, और फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो अगर लास्ट क्लास की पीडीएफ यहाँ पे होगी कहीं पे तो वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ। ये देखो, ये कल मैंने सब कुछ डिस्कस किया था। सबसे पहले आपको क्यूब के बारे में बताया था कि क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है जी। फेसेस कितने होते हैं? क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। एजेस और साइड्स कितनी होती हैं? क्यूब में 12 होती हैं। ठीक है। फिर मैंने कल की क्लास में ये दो तरह के यूनिट सेल आपको, जैसे जो आज डिस्कस कर रहा था, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब हो गया कि एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स केवल और केवल कहां पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होंगे। ऐसे यूनिट सेल को मैं क्या बोलता हूं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो अ प्रिमिटिव यूनिट सेल इज अ टाइप ऑफ सेल इन विच एटम्स आर प्लेस्ड ओनली एट द कॉर्नर्स। ठीक है जी। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। जो आज नए ज्वाइन हुए हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है जी। ओके। अब अब हम ये देखेंगे, मान लिया कि जैसे मैं यहीं पे ही थोड़ा सा आपको और इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लिया कि ये हमने क्यूब बनाया इस तरीके से। देखो ये थोड़े 3 डायमेंशनल कंसेप्ट हैं, तो आप कोशिश करना, जिसकी देखो थोड़ी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी वो इन चीजों को इजीली पिक कर लेगा। थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो कि आप जिस रूम में क्लास ले रहे हैं ये वो रूम है, और इस रूम के 6 कॉर्नर, 8 कॉर्नर मैंने आपके सामने बना दिए हैं। ठीक है जी। अब अगर आपसे ये पूछता हूं, अब आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर स्फेरिकल इन नेचर। एटम्स का नेचर कैसा होता है? स्फेरिकल नेचर का होता है। तो मान लिया यहां पर ये एटम इस तरीके से पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो ये एटम कितने और यूनिट सेल में या क्रिस्टल लैटिस में शेयर हो रहा है? आप इसको इस चीज से समझो। जैसे ये आपका घर है, ठीक है जी, यहाँ पे आपकी क्लास ले रहा हूं मैं भी, रूम नंबर 3 में। यहाँ पे एक कॉर्नर पकड़ लो अपने रूम का कोई भी, यहाँ पर ये मैंने एटम प्लेस करके रखा है। ठीक है जी। इसके साथ में एक रूम होगा, इसके एडजेसेंट भी रूम होगा, और यहाँ पर भी एक रूम होगा। ठीक है जी। और ऐसा ही सिनेरियो इसके ऊपर भी है, मतलब 4 रूम नीचे हैं, 4 रूम ऊपर है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो कॉर्नर वाला एटम है जिसको मैं यहां पर भी बना रहा हूं, वो बताओ कितने रूम्स में शेयर हो रहा है?
इस रूम में आपकी क्लास लगी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो उसके पैरेलल रूम होगा वो कॉर्नर उसमें भी शेयर हो रहा होगा, और उसके आगे जो रूम होगा वो कॉर्नर उसमें भी शेयर हो रहा होगा, और उसके एडजेसेंट दूसरी साइड को जो रूम होगा वो एटम वहां पे भी शेयर हो रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो आपके सामने बनाया है, तो ये रूम 3 में भी शेयर है, 4 में भी शेयर है, 1 में भी शेयर है, 2 में भी शेयर है। अब एग्जैक्टली क्या करता हूं, 4 कमरे ऐसे ही इसके ऊपर बना देता हूं, तो वहां पे वो क्या बन जाएगा, फर्श बन जाएगा। अभी आपको वो छत पे दिख रहा है एटम, जब मैं उसके ऊपर वाली स्टोरी बनाऊंगा तो वो एटम कहां पे चला जाएगा, आपका फर्श बन जाएगा ना जी ऊपर वाले कमरों के लिए वो। तो यस बोलने का सर। मतलब ये हुआ कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें हर एक एटम जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं एक एटम का कंट्रीब्यूशन इसमें पूछूं तो कितना कंट्रीब्यूशन आता है, 1/8 आता है, क्योंकि वो 8 जगह शेयर हो रहा है। इस तरीके से मैंने आपको ये दिखा दिया। ठीक है, फिर इस तरीके से मैंने आपको इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाल के बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पे प्लेस होते हैं, तो कॉर्नर 8 होते हैं क्यूब में, और पर एटम का कंट्रीब्यूशन आपको अभी समझा दिया, तो ये उस तरीके से 1 आ जाता है। समझ गए जी बात। उसके बाद मैंने इसमें लैटिस पॉइंट बताए थे कि कितने लैटिस पॉइंट है यहाँ पे, टोटल टोटल लैटिस पॉइंट है 8। इनको लैटिस पॉइंट बोलते हैं जो एटम्स रखे हैं मैंने। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपके जो एटम्स हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पे होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये आपके पास लैटिस पॉइंट 8 आ गए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 होता है। कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें, 6 होता है। अब ये भी आपको बता सकता हूं मैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आता है, तो इसको थोड़ा समझा देता हूँ। कल मैंने डायरेक्ट बता दिया था, पर मैं इसको भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आता है। आप क्या करो, आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यहां यहां पर एटम्स हैं। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं किसी एक एटम को रेफरेंस मान लेता हूं। किसी एक एटम को मैं रेफरेंस मान लेता हूं। मान लिया कि मैंने इस एटम को रेफरेंस मान लिया। अब जब मैं से एक स्टेप चलूंगा तो मुझे एटम मिलना चाहिए। इसके नियरेस्ट नेबर कितने, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया इसके नियरेस्ट नेबर। ठीक है जी। तो जब ये एक डायरेक्शन में गया तो उसको यहाँ पे एक एटम दिखाई दिया, दूसरी साइड गया दूसरा एटम दिखाई दिया, तीसरी साइड गया तीसरा एटम दिखाई दिया। इसी तरीके से जब ये ऊपर जाएगा तो इसको एक एटम यहां पर दिखाई देगा, जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो एक एटम यहां दिखाई देगा, जब ये इस डायरेक्शन में आएगा तो एक एटम यहां दिखाई देगा। तो इस एटम के नियरेस्ट नेबर कितने हो गए जी, इस एटम के नियरेस्ट नेबर 6 हो गए। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। क्या ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? यस और नो? जी सर। आप देखो अपने रूम में कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, आप देखो जब एक एक स्टेप डिस्टेंस वहां से मूव कर रहे हैं, तो देखो मैं जहां जब एक स्टेप डिस्टेंस मूव किया तो मेरे को एटम मिला, इस डायरेक्शन में भी गया एटम मिला, इस डायरेक्शन में भी गया एटम मिला। अब इससे अपोजिट डायरेक्शन में भी तो एटम मिलेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके कमरे की बात हो रही है, बट ऐसे बहुत सारे कमरों से मिलकर आपका घर बना है ना। तो जब मैं, अब आप इसको इस चीज से भी समझ सकते हो कि जैसे ये मान लिया मैंने 6 एक्सिस बना दिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, माइनस वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये माइनस जेड एक्सिस हो गया। यहाँ पर वो एटम पड़ा है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ एटम मिलेगा, इस साइड जाऊंगा तो यहाँ एटम मिलेगा, ऊपर जाऊंगा तो यहाँ एटम मिलेगा, नीचे जाऊंगा तो यहाँ एटम मिलेगा। सिमिलरली जेड एक्सिस की तरफ जाऊंगा यहाँ पे भी एटम मिलेगा, और यहाँ पर भी एटम मिलेगा। तो टोटल कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। आपसे सिर्फ डायरेक्ट आपने इसको याद रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 आता है। समझ गई जी बात को? यस और सर। आगे मैंने इसमें डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। तो ये रिलेशन आपने डायरेक्ट याद रखना है कि 2r इक्वल टू ए। ठीक है, वेयर ए इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। अब देखो यहाँ पर ये जो एटम मैंने कॉर्नर पे बनाए हैं ना, अब मान लिया कि मैं इस पोर्शन को उठा के देखता हूं, तो ये पोर्शन ऐसे है एग्जैक्टली। मैं आपको बात बताऊं, ये एटम्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये जो लेंथ मैंने बनाई है ये क्यूब की एज लेंथ है, क्योंकि ये क्यूब का एक एज है। सो इस एज लेंथ को मैंने ए बोल दिया, ए ओवरऑल। अब देखो यहां से लेकर
सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी ये भी आर हो गई, और यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी भी आर हो गई। तो रिलेशन क्या बन गया, 2r इक्वल टू ए। किसमें बन गया, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बन गया। तो वो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है जी। और आर हो जाएगा यहाँ से a/2। नेक्स्ट आपने बात यहाँ पे याद रखनी है, पैकिंग फ्रैक्शन 52% आता है, परसेंटेज वाइड 48% आता है। तो ये बात कल मैंने आपको सिंपल क्यूबिक में सारी बता दी थी, ठीक है जी बात। ओके, उसके बाद देखो यूनिट सेल की बात जैसे मैं आज आपके साथ कर रहा था, तो यूनिट सेल में मैंने आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल बता दिया। प्रिमिटिव यूनिट सेल का ही एग्जांपल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पे पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब बात करूंगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे पास दो टाइप के यूनिट सेल आते हैं, एक आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें एटम्स कॉर्नर पर तो होते ही हैं, कॉर्नर के अलावा फेसेस पर भी होते हैं। समझ गए जी बात को। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पर होते हैं और फेसेस पर होते हैं। तो देखो कॉर्नर तो क्यूब में 8 ही होंगे। अगर एफसीसी की बात करता हूं तो क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं जी, 8 होते हैं। अब जो कॉर्नर वाले एटम है उनका कंट्रीब्यूशन आपको आज समझाया कितना होता है, 1/8 होता है। फेस कितने होते हैं क्यूब में, फेस होते हैं 6, और फेस में कंट्रीब्यूशन पर एटम कितना होता है जी, 1/2 होता है। फेस पे कंट्रीब्यूशन पर एटम कितना होता है, 1/2 होता है। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो, मान लिया जिस रूम में आप क्लास ले रहे हो, कोई भी दीवार उस रूम की देख लो, वहां पर अगर कोई स्फेरिकल एटम प्लेस होगा, है ना, मान लिया कि ये इस रूम में क्लास लगी है, यहाँ पर कोई स्फेरिकल एटम है, तो वो केवल और केवल 2 कमरों में ही शेयर होगा, तो इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 आता है, ठीक है जी। तो एफसीसी के लिए जो जेड आता है वो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 प्लस यहां से आ जाएगा 3। तो जेड की वैल्यू आपने याद रखनी है कि कितनी आती है एफसीसी के लिए, 4 आती है। व्हाट इज जेड, जेड इज बेसिकली इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो ये वैल्यू 4 आती है। अगली बात, जैसे वहां पे आपको सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताया, इसमें 12 होता है, ठीक है जी। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ, ये रिलेशन आता है 2r इक्वल टू √2a। ये √2a क्यों आता है, क्योंकि देखो जो फेस डायगोनल होता है वो √2a के बराबर होता है। मान लिया कि ये दीवार है ना, अब इस दीवार में ये आ गया फेस डायगोनल, तो ये फेस डायगोनल होता है √2a के बराबर। तो यहाँ पे रिलेशन बन के आता है 2r इक्वल टू √2a/2, और r को अगर यहाँ पे ही रखूंगा तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो r बन जाएगा √2a/4। तो इस तरीके से आता है। दिस इज ऑल अबाउट एफसीसी। अब एफसीसी में मैंने आपको परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन बताया था, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है 74%। परसेंटेज वाइड, परसेंटेज वाइड का मतलब होता है कि खाली स्पेस कितना बचा। तो इतना ऑक्युपाई जब हो गया है तो 100 में से जब इसको माइनस कर दूंगा तो वो परसेंटेज वाइड आ जाएगा या एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आपको बीसीसी बताया था इसी तरीके से। अब बीसीसी में क्या होता है, एटम्स कॉर्नर पर होते हैं और एक एटम जो होता है वो बॉडी सेंटर में होता है, बिल्कुल सेंटर में। मान लिया जो आपका रूम है उसमें 8 कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन 8 कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। अलोंग विद दैट एक एटम जो है वो रूम के बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, जिसका पार्टिसिपेशन आपके रूम में 100% है। तो यहाँ पे देखो जेड इफेक्टिव जब निकाला तो ये कॉर्नर वाले एटम आ गए, है ना, 8 एटम, और कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो इस तरीके से ये 1 आ गया। और ये जो बिल्कुल बीचों बीच आपके रूम के सेंटर में एटम पड़ा है वो केवल और केवल आपके रूम में ही शेयर हो रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा, तो इसलिए उसको 1 ही लिखा। तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे 2 आता है, आपने याद रखना है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन पे यहाँ पर 8 आता है, और ये जो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ है वो √3a/4 आता है। ये सब मैं करवा चुका हूँ। और पैकिंग करेक्शन 68% और परसेंटेज वाइड 32% आता है। तो इतनी बातें आई थिंक आपको कुछ हद तक क्लियर हुई होंगी जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं। बाकी हम आज की क्लास में जो करेंगे उसको देखते हैं। ओके, अब देखो इस चैप्टर में कहां से क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है आपका क्रिस्टल सिस्टम से, है ना। तो आज हम करेंगे बेसिकली क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। तो हमारे पास
7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। कितनी तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। उनको याद कैसे रखना है वो भी आपको बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैक्सिमम टाइम सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन यहां से आया है, क्रिस्टल सिस्टम से। ठीक है जी। तो कितनी तरीके के क्रिस्टल सिस्टम बताए? 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम बताए। पहले इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका है क्यू अवर मदर। ये मैंने अपना तरीका बनाया है इसको याद करने का। ठीक है जी। आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। तो सीयू से मतलब हो गया क्यूबिक। सीयू से मतलब हो गया क्यूबिक। टीई से मतलब हो गया टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। ठीक है जी। अवर से, जो ओ यू आर है अवर, उससे पूरा मतलब हो गया ऑर्थोरहोम्बिक। ऑर्थोरहोम्बिक। ठीक है जी बात। अब ये जो मदर बचा, इसमें जो एम है ना, एम ओ है, उससे बन जाएगा मोनोक्लिनिक। क्या बन जाएगा उससे? मोनोक्लिनिक। ठीक है। उसके बाद टी से बन जाएगा ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक। ठीक है जी। एच से बन जाएगा, एच ई से, जो एच ई है उसके बाद एच ई से बन जाएगा हेक्सागनल। और आर से बन जाएगा आपका रोहोम्बोहिड्रल। रोहोम्बोहिड्रल। आर एच ओ एम बी ओ, रोहोम्बोहिड्रल। अब इनको मैं टेबल की फॉर्म में आपको बताता हूं। ठीक है जी। इनका टेबल बनवाऊंगा प्रॉपर, वहां से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी। समझ गए बात को? यस सर। ओके। अब मान लिया कि मैं 3 एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं जी। देखो, इसको समझने के लिए मैंने 3 एक्सिस बना दिए। अब देखो 2D में 3 एक्सिस ऐसे ही बन सकते हैं, अदरवाइज ये जो थर्ड एक्सिस बनाया ना, ये आपकी तरफ को होगा, जैसे आप ऊपर की तरफ को क्लास लगा रहे हैं। ओके। अब देखो, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया, और ये जेड एक्सिस मान लिया। आप किसी को कोई भी एक्सिस मान सकते हो। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको मैंने अल्फा बोल दिया। ठीक है जी। यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको मैंने बीटा बोल दिया। यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको मैंने गामा बोल दिया। ठीक है जी। और ये जो एज लेंथ है इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। समझ गए? एबीसी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एबीसी? एबीसी है यहाँ पे एक्सियल लेंथ। एबीसी क्या है? एक्सियल लेंथ है। और अल्फा, बीटा और गामा क्या है आपके पास? वो है इंटरफेशियल बॉन्ड एंगल्स। इंटरफेशियल बॉन्ड एंगल्स। ये बात क्लियर हो गई? इंटरफेशियल बॉन्ड एंगल्स है वो। अब इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को आपने याद कैसे रखना है? किसमें एक्सियल लेंथ का क्या सिनेरियो होता है, किसमें इंटरफेशियल एंगल क्या होते हैं, वो सब कुछ आपको एक प्रॉपर ट्रिक से बताऊंगा। जैसे मैंने याद करने का तरीका बताया उसी तरीके से इनको लिखवाऊंगा भी। इतनी बात क्लियर है जी? यस यस सर। ओके। अब देखो, हम इनको एक टेबल की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख रहा हूं क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है जी। क्रिस्टल सिस्टम के बाद दूसरी तरफ आ जाएगा एक्सियल लेंथ, और तीसरी तरफ आ जाएगा इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल्स। अब देखो, जो आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम बताया उसको मैं उसी फॉर्मेट में लिखूंगा जो आपको याद करने का तरीका बताया ना। अब देखो, अगर आप मेरे तरीके से चल रहे हो तो इनको इसी फॉर्मेट में याद करना। मैं आपको सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड है वो एकदम से आपको पता लग जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया? सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया क्यूबिक। लिखवाया जी। उसके बाद लिखवाया टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। थर्ड क्रिस्टल सिस्टम मैंने आपको लिखवाया ऑर्थोरहोम्बिक।
ऑर्थो रोम्बिक। ठीक है जी। फोर्थ बताया मोनोक्लिनिक, क्यूट अवर मदर, उधर से ही किया मैंने ये सब कुछ, है ना, उधर से लिख रहा हूं, देख लो। फिफ्थ आ गया, इसमें ट्राई क्लिनिक, सिक्स्थ आ गया जी हेक्सागनल, और सेवंथ आ गया आपके पास रोहम्बोहिड्रल। कौन सा आ गया? रोहम्बोहिड्रल आ गया जी। ठीक है, ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम आ गए। अब देखो याद करने का तरीका, जो एक्सियल लेंथ है ना, अगर क्यूबिक सिस्टम की बात करता हूं, क्यूबिक सिस्टम में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब हर डायरेक्शन की एक्सियल लेंथ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में बराबर होती है। और अगर इंटरफेशियल एंगल की बात करता हूं तो इसमें अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गामा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। अब देखो यहां पे सारी चीजें बराबर है। ठीक है जी, तो इस क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। तो जो मैंने आपको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बताया, वो कैसा क्रिस्टल सिस्टम है बताओ जी? मोस्ट सिमेट्रिक, क्रिस्टल सिस्टम। अब इसको मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम मैंने क्यों बोला? क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हर डायरेक्शन की एक्सियल लेंथ भी बराबर है और उनके बीच के इंटरफेशियल एंगल भी बराबर हैं, और वो कितने होते हैं? वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। ओके, नेक्स्ट सिस्टम है टेट्रागनल। ठीक है जी, तो टेट्रागनल में देखो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब इसमें ए इक्वल टू बी तो होता है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है। ठीक है जी, यहां पे सिनेरियो सेम रहता है। नेक्स्ट चलता हूं ऑर्थोरोम्बिक पे, उसमें कोई भी एक्सियल लेंथ बराबर नहीं होती है, जबकि यहां पे सिस्टम वैसे ही रहेगा, अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गामा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात समझ में आई? तो 3 याद हो जाएंगे ऐसे। यस यस सर। अब देखो, वैसे ऐसा किताबों में कोई कंसेप्ट नहीं है, मैंने याद रखने के लिए एक चीज इसमें और इंट्रोड्यूस की है, नंबर ऑफ अनइक्वल्स, है ना। नंबर ऑफ अनइक्वल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितने हुए नंबर ऑफ अनइक्वल? 1। यहाँ पे नंबर ऑफ अनइक्वल कितने हुए? 2। ऐसा ही हुआ जी। अब चलते हैं मोनोक्लिनिक पे। मोनोक्लिनिक पे भी ये बात चलती है, ए विल नॉट इक्वल टू बी विल नॉट इक्वल टू सी। तो नंबर ऑफ अनइक्वल 2 हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है जी बात। अब इस साइड का सिनेरियो बदलने लगेगा, पहले 3 के लिए सेम रहा, अब यहां पे ये सिनेरियो बदल जाएगा आपका। देखो, अल्फा विल बी इक्वल टू गामा, बीटा विल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अल्फा और गामा 90 डिग्री के होंगे, जबकि बीटा जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है जी। नेक्स्ट बात करता हूं ट्राई क्लिनिक की। तो ट्राई क्लिनिक में भी सिनेरियो सेम रहने वाला है, ए विल नॉट इक्वल टू बी विल नॉट इक्वल टू सी। तो नंबर ऑफ अनइक्वल अगेन 2 आ गए। अब ट्राई क्लिनिक में क्या होगा? कुछ भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पे ये भी अनइक्वल है सारे, और ये भी यहाँ पे अनइक्वल आएंगे। मतलब अल्फा विल नॉट इक्वल टू बीटा विल नॉट इक्वल टू गामा विल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर अगर मैं देखूं ट्राई क्लिनिक शेप में, तो ना ही एक्सियल लेंथ्स बराबर हैं और ना ही इंटरफेशियल एंगल्स आपस में बराबर हैं। सो जो ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम है, इट इज द लीस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। ये बात भी नोट करके लिखो। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक बताया, उसी तरीके से जो ट्राई क्लिनिक है वो क्या है? लीस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम है जी। क्यों लीस्ट सिमेट्रिक है? क्योंकि ना तो इसमें कोई एक्सियल लेंथ बराबर है और ना ही इसमें किसी भी डायरेक्शन का
इंटरफेशियल एंगल बराबर है। इतनी बात क्लियर है जी? यस सर। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में क्या होता है, अब यहां पे देखो, ए विल बी इक्वल टू बी विल नॉट इक्वल टू सी, तो नंबर ऑफ अनइक्वल एक बचा, और रोम्बोहेड्रल में अगेन सारे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ अनइक्वल 0 आ गए। अब इनमें हम क्या करते हैं, इंटरफेशियल एंगल देखते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार। देखो जी, इसमें क्या होता है, अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा, है ना, एंड गामा विल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें अल्फा और बीटा बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, जबकि गामा इसमें 90 डिग्री का नहीं होता, गामा इसमें 120 डिग्री का होता है। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, जो हेक्सागोनल है उसमें इंटरफेशियल एंगल जो है वो 120 डिग्री भी जाता है। इतनी बात समझ गए? यस सर। लास्ट है रोम्बोहिड्रल। रोम्बोहिड्रल में आपका अल्फा विल इक्वल टू बीटा विल इक्वल टू गामा, मतलब इंटरफेशियल एंगल आपस में, मतलब ये अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं बट 90 डिग्री नहीं होते। समझ गए बात को जी? तो एक बार इसको पूरे तो डाउट है जिसमें तो पूछो प्लीज, ये आपको याद ही करना पड़ेगा वैसे। सर क्वेश्चन किस टाइप का पूछेंगे, इसमें क्या पूछेंगे क्वेश्चन का? इसमें मैम आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे ना कि आपको या एक्सियल लेंथ दे देगा, या आपसे इंटरफेशियल एंगल दे देगा, और ऑप्शंस में ये बना के दे देगा, जैसे क्यूबिक में होता है या टेट्रागोनल में होता है, ऑर्थोरोम्बिक में होता है, मोनोक्लिनिक में होता है। करेक्ट ऑर्डर पूछ लेगा, चाहे वो एक्सियल लेंथ का पूछ ले चाहे इंटरफेशियल एंगल का पूछ ले। ओके सर। और अगला एक क्वेश्चन मैंने आपको नया फ्रेम करके बता दिया कि मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। लीस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। उस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। समझ गई थी बात को? यस सर। अब इनमें एक और चीज मैं आपको नई इंट्रोड्यूस करके देता हूं, इनके एग्जाम्पल जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल अब मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो जो पहला सिस्टम था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, उसके एग्जाम्पल लिख लो। उसके एग्जाम्पल है NaCl, CsCl। इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन सकता है। ZnS, ठीक है जी, CaF2। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई? NaCr भी इसमें आ जाएगा, डायमंड भी इसमें आ जाएगा। प्लीज जो लिखवा रहा हूं वो नोट कर लेना। ओके, उसके बाद है कौन सा क्रिस्टल सिस्टम? उसके बाद है टेट्रागोनल। अब
अब टेट्रागनल की अगर आपसे बात करता हूं तो इसमें ज्यादा एग्जांपल तो नहीं है, बट एक दो एग्जांपल है वो लिख देता हूं आपके साथ। एक है NH4Br और दूसरा है K2PtCl6। ठीक है जी। अब बात करता हूं थर्ड सिस्टम की। थर्ड सिस्टम है आपके पास ऑर्थोरोम्बिक, वहां पे एग्जांपल आ जाएंगे K2SO4, ठीक है जी, KNO3। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। आफ्टर दैट बात करता हूं मोनोक्लिनिक की। तो मोनोक्लिनिक की अगर बात करता हूं तो मोनोक्लिनिक में KClO3 इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये याद रखना, सिंगल ही एग्जांपल है। उसके बाद अगर ट्राई क्लिनिक की बात करता हूं तो ट्राई क्लिनिक में कॉपर सल्फेट 5 वाटर, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है जी। या पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये भी इसका एग्जांपल है, ये भी याद रखना। आगे आ गया हेक्सागनल। तो हेक्सागनल में आपके पास सिल्वर आयोडाइड AgI, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, मर्क्यूरस सल्फेट HgS, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है बात। और जो लास्ट बच गया अपने पास दैट इज रोम्बोहिड्रल, उसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे NaNO3 और दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा कैल्साइट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कैल्साइट भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये देख लो सारा जो आज मैंने कराया। अब बाकी इसमें कुछ रेडियस रेशो से कंसेप्ट बचते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है, वो कल प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। रेडियस रेशो क्या होती है, रेडियस रेशो से कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। पर आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट है कि जो टेबल बताया इसको अच्छे से कर लेना, यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और जो आपको पैकिंग फ्रैक्शन बताए, परसेंटेज वॉइड बताए, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में, वो भी याद रखना। उसमें क्या क्या याद करना है आपको, Z याद करना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। जैसे सिंपल क्यूबिक में 1 आता है, FCC में 4 आता है, BCC में 2 आता है, तो वो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। उनके कोऑर्डिनेशन नंबर याद करने पड़ेंगे। उनमें रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ में क्या रिलेशन बनता है वो मैंने बताया उधर, सब कुछ वो याद करना पड़ेगा। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा, परसेंटेज वॉइड याद करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। समझ गई थी बात को? यस सर। अच्छा, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको भी करा रहा हूँ और अब देखते हैं कल जो क्लास में प्रेजेंट थे वो सिर्फ प्रेजेंट ही थे या वो क्वेश्चन भी करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जी, जो ए एटम्स हैं वो क्यूब के ईच कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, और जो बी एटम है वो ईच फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन व्हेन वन ऑफ द बी एटम when one of the B atom is missing, when one of the B atom is missing, then find empirical formula। बताओ उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो।
अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। जो ए एटम्स हैं वो ईच कॉर्नर पे है, ठीक है जी। तो ये देखो ये क्यूब बना दिया, और इसमें मैंने क्या किया, ए एटम रख दिए कॉर्नर पे, ठीक है। ए एटम कहाँ रख दिए, कॉर्नर पे रख दिए। तो अब जेड निकालना हो ए के लिए, तो कॉर्नर होते हैं 8, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब बी के लिए बात सुनना पूरी। बी एटम है फेस पे, क्यूब क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो एक फेस से एटम निकाल दिया तो कितने एटम बचे, 5। और फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/2, तो ये कितना बन गया, 5/2, है ना। अब ध्यान से देखना, जब इसको सिंपलीफाई करूंगा ये बना ए बी 5/2। अब जब इसको सिंपलीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा A2B5। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 2 से गुणा किया ना, और यहाँ पे भी 2 से गुणा किया, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 लग गया, और A2B5 इज द आंसर। समझ गए इस बात को जी, तो क्लास में ज्वाइन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।